साथियों, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे चैनल रूट कंसेप्ट में। और आज सीधे चलते हैं सवालों पे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। सवाल पढ़िए और बताइए कौन से टॉपिक का सवाल है। चलिए छोड़िए, मैं आपको बता देता हूँ। आज जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं उसका नाम है पार्टनरशिप। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, पार्टनरशिप यानी कि हिस्सेदारी। हिस्सेदारी शब्द सुनते ही आपके दिमाग में एक चीज़ आई होगी, जहाँ भी हिस्सेदारी की बात होगी यानी किसी बिजनेस की बात कर रहे होंगे। तो यहाँ पर दो लोग होंगे, जैसे कि मान लीजिए आप हैं, आपका कोई साथी है, आप दोनों मिलकर कोई बिजनेस शुरू करते हैं। बिजनेस में मान लीजिए आपने 10,000 रुपये लगाए, आपके साथी ने 20,000 रुपये लगाए। अब जो बिजनेस के लास्ट में, एक साल के अंत में बिजनेस से जो प्रॉफिट आपको मिला, जो फ़ायदा आपको मिला, अब वो कैसे बंटेगा, किस अनुपात में बटेगा, कितना पैसा आपके दोस्त का रहेगा, कितना आपका, इसी सब के बारे में जानकारी, इसी सब की डिटेल, इसी सब की कैलकुलेशन पार्टनरशिप टॉपिक में हम समझेंगे, हिस्सेदारी टॉपिक में हम समझेंगे। छोटी सी बात समझ लीजिए पहले, फिर चलते हैं सवालों पे। देखो, पहली सबसे बात मैंने कहा ए और बी दो व्यक्ति हैं। आप और आपके दोस्त ए और बी दो व्यक्ति हैं। आपने किसी बिजनेस में 1,000 रुपया लगाया और आपके दोस्त ने उसी बिजनेस में 2,000 रुपये लगाया। आप दोनों ने मिलकर 3,000 रुपये लगाए और टोटल प्रॉफिट मान लीजिए अंत में 3,000 रुपये का ही हुआ। अब अगर आपने 1,000 लगाया, 2,000 लगाया, समान समय के लिए लगाया, तो समय से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप कहेंगे 1,000 मैंने लगाया था, तो जो भी इस लगाने के आधार पे जो जब भी पैसा बटेगा, प्रॉफिट का पैसा बटेगा, तो इस इन्वेस्टमेंट के आधार पे बटेगा। भाई बी ने ज़्यादा पैसा लगाया तो बी कहेगा जो प्रॉफिट हुआ उसमें ज़्यादा भाग मैं लूँगा। ए ने कम पैसा लगाया है तो ए को कम मिलेगा। वो किस आधार पे बटेगा? वो बटेगा इनके रेशो के आधार पे, यानी 1:2 इनका रेशो। जब आप देखेंगे तो ये 1,000 से एक बार, ये 1,000 से 2 बार कटा, तो 1:2 के अनुपात में इनका रेशो, प्रॉफिट का रेशो इस रेशो में बट जाएगा। अच्छा, 3,000 रुपये का मान लीजिए अगर प्रॉफिट हुआ, तो 3,000 में से ये 3 है टोटल प्रॉफिट, 3 यूनिट है, तो 1,000 प्रॉफिट इसे मिलेगा और 2,000 प्रॉफिट इसे मिलेगा। यानी इसने 2,000 लगाए थे, इसके पास टोटल 4,000 रुपये हो गए प्रॉफिट आने के बाद। और ए ने 1,000 लगाए थे, 1,000 का प्रॉफिट हुआ, यानी अब उसके पास 2,000 की रकम हो गई। इतनी सी बात मुझे लगता है समझ में आई होगी। यहीं पर एक और चीज़ अगर बदल जाए, मान लीजिए ए पैसा लगाए 6 महीने के लिए, ए 6 महीने के लिए पैसा लगाए और बी 2 महीने के लिए पैसा लगाए, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है दोनों को। भाई उसने 6 महीने के लगाए थे, उसने 2 महीने के लिए लगाए थे, अब किस आधार पर प्रॉफिट को बांटेंगे? तो इसके लिए अब समय के अनुसार लेके चलेंगे। इसमें समय का गुणा करेंगे, 6 महीने के लिए इसने लगाए थे, इसने 2 महीने के लिए लगाए थे, समय का गुणा कर देंगे, फिर इसका अनुपात ले लेंगे। अनुपात देखिए, तो अनुपात अब होगा 6:4। देखिए 6, 2 दूनी 4 ये हुआ, और ये 3:2 हो गया। अब जो भी प्रॉफिट होगा वो 3:2 के प्रॉफिट में, 3:2 के रेशो में उस प्रॉफिट को हम बांट लेंगे। जैसे मान लीजिए टोटल अगर 3,000 ही रहे तो टोटल 5 यूनिट हैं, 5 की वैल्यू 3,000 हुई, यानी एक यूनिट की वैल्यू 600 रुपये। उस हिसाब से 1800 ए को मिलेंगे और 1200 बी को मिलेंगे। इस तरह से प्रॉफिट बढ़ेगा। तो प्रॉफिट आपकी समझ में एक चीज़ आई होगी, जो भी प्रॉफिट होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका जो बंटवारा है वो डिपेंड करेगा पैसा कितना लगाया गया है और कितने समय के लिए लगाया गया है। तो क्या मैं कह सकता हूँ, प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिपेंड करेगा किस चीज़ पे? कितना पैसा लगाया है, यानी कि पैसा लगाने का मतलब इन्वेस्ट कितना किया गया है और कितने टाइम के लिए किया गया है। ये बात मुझे लगता है आपकी समझ में आ गई होगी। ये समझ में नहीं आया तो आप इन्वेस्ट की जगह आप कैपिटल लिख लें। कैपिटल यानी राशि, यानी धनराशि। कैपिटल यानी जितना कैपिटल, जितनी पूंजी लगी है गुणा कितने समय के लिए लगी है, वो मिला के हम बांटेंगे प्रॉफिट में, उसे हम प्रॉफिट में बांट देंगे। यानी कहने का मतलब ये है, प्रॉफिट का अनुपात बराबर होगा, प्रॉफिट का रेशो, मैं कहता हूँ प्रॉफिट रेशो, प्रॉफिट का जो अनुपात है वो बराबर होगा पूंजी गुणा समय, पूंजी गुणा समय के अनुपात के। कहने का मतलब वही कि ए और बी अगर दो हैं तो प्रॉफिट ऑफ ए यानी ए का प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑफ बी पी ए का प्रॉफिट, बी का प्रॉफिट बराबर होगा कैपिटल जो ए ने लगाया था और जितने टाइम के लिए ए ने लगाया था, कैपिटल ऑफ ए टाइम ऑफ ए। ये रेशियो बराबर होगा कैपिटल ऑफ बी यानी जितना पैसा बी ने लगाया था और टाइम ऑफ बी, जितने समय के लिए बी ने लगाया था। चाहो तो इस फॉर्मूले को आप लिख लो। इस फॉर्मूले में ये प्रॉफिट ऑफ ए यानी ए का फ़ायदा और बी के फ़ायदे का रेशो बराबर है। जो पूंजी इन्होंने लगाई थी उसमें समय का गुणा कर देंगे, किसने कितने समय के लिए लगाई थी, वही अनुपात बराबर होगा इनके प्रॉफिट के अनुपात के बराबर। और अच्छा सा समझ में आएगा जब हम सवाल से सीखेंगे। पहला सवाल देखो, सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, मज़ा आ जाएगा सवाल जब करोगे। तो पहला सवाल पढ़ो जो आपकी स्क्रीन पर है। ये फॉर्मूला चाहो तो लिख लो, नहीं तो उसकी ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रखें कि इन्वेस्टमेंट या फिर इन्वेस्टमेंट कहूँ या फिर मैं कहूँ प्रॉफिट का अनुपात, प्रॉफिट का अनुपात जो बढ़ता है वो कैपिटल जितनी पूंजी लगी है गुणा समय, उसमें बढ़ता है। जैसे पहला सवाल है ए बी सी डी, 4 लोग हैं, चारों की वैल्यू मैंने यहाँ लिख लिया, चारों के नाम लिखे ए बी सी डी। ए बी सी डी में व्यापारिक भागीदारी में
ABC तथा D में व्यापारिक भागीदारों में उनके लाभों का हिस्सा इस प्रकार है। देखो लाभों का हिस्सा दे रखा है ABCD का, A का हिस्सा बटा B का हिस्सा, B का हिस्सा बटे C का हिस्सा, C का हिस्सा बटे D का हिस्सा बराबर 1/3। इसे ऐसे समझिए, A बटा B बराबर B बटा C बराबर C बटा D बराबर दे रखा है 1/3। इसका सीधा सा मतलब ये है A बटा B भी 1/3 के बराबर है, B बटा C भी 1/3 के बराबर है और C बटा D भी 1/3 के बराबर है। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो A अनुपात B 1/3 के बराबर है, B अनुपात C 1/3 के बराबर है, C अनुपात D भी 1/3 के बराबर है। अब यही मुझे कंबाइंड रेशो निकालना है। ABCD चारों का कंबाइंड रेशो कैसे निकालते हैं, इसके लिए मैंने आपको पर्टिकुलर एक वीडियो बना के समझाया था कि कैसे आप बस देखते ही निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। ABCD चारों लेके 1:3 A और B का, B और C का भी 1:3 और C और D का भी 1:3 ही अनुपात है। इस रेशो को कंबाइंड कैसे करेंगे, इसकी मैंने आपको 5 तरीके बताए थे। रेशो वाली वीडियो में 5 तरीके मैंने आपको बताए थे रेशो के शुरुआती पहली या दूसरी वीडियो में। तो उसी तरीके को अब मैं नहीं बताऊंगा आपको कैसे, बस आप समझिए जब इनका आप कंबाइंड रेशो निकालेंगे तो क्या बताया था, जो खाली स्थान है वहाँ उसमें केवल साइड वाली वैल्यू आप पुट कर देंगे। साइड से वैल्यू निकाल के खाली जगह पर जब आप पुट करेंगे 3 × 9 = 27, D की वैल्यू मिली, 3 × 9 ये C की वैल्यू मिली, 3 × 3 = 3 ये B की वैल्यू और A की वैल्यू 1 मिली। यानी टोटल ABCD का जो रेशो है वो इस डब्बे में आपके सामने आ गया 1:3:9:27। ये अनुपात इनका आया हिस्से का अनुपात। हिस्से का अनुपात डायरेक्ट दे दिया सवाल में। अगर पूंजी का और समय का दे देता उनका गुणा करके हिस्से का अनुपात निकाल लेते, डायरेक्ट दे दिया। अब हिस्सा टोटल है कितना, उसने कहा 4 लाख रुपए है, तो C का हिस्सा बताइए। C कौन है यहाँ, C है 9 यूनिट। 9 यूनिट की वैल्यू आपसे जानना चाह रहा है और टोटल आपको दे रखा है 4 लाख। टोटल 4 लाख कितने की वैल्यू होगी, इनका हिस्सा टोटल देख लीजिए कितना है भाई, 27 और 3 30 और 9 और 1 10, 30 और 10 40। यानी कि मैं कह सकता हूँ टोटल 40 हिस्से में बांटना है, तो मैं कह सकता हूँ 40 की वैल्यू है 4 लाख। 4 लाख में 5 जीरो होंगी ना, 1 2 सैकड़ा 4 लाख। 4 लाख अगर 40 की वैल्यू है तो 4 की वैल्यू आप देखें, 4 की वैल्यू हुई 40,000। यहाँ से मैं कह सकता हूँ 1 की वैल्यू 10,000 के बराबर होगी। 1 की वैल्यू 10,000 के बराबर है, यानी जो भी संख्या है उसके सामने आपको 4 जीरो लगानी है। 9 की वैल्यू आपको निकालनी है। 1 की वैल्यू, 1 के आगे यहाँ 4 जीरो तो 9 के आगे 4 जीरो आप लगा देंगे, यानी कि 90,000 होगी C की वैल्यू। 1 की वैल्यू 10,000 तो 9 की वैल्यू 90,000। ऑप्शन C होगा इस सवाल का सही जवाब। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। और देखिए और क्या तरीका हो सकता है इस सवाल को करने का। इस सवाल को करने का और भी एक तरीका हो सकता था, वो क्या, ऑप्शन से अगर आप चेक करते हैं। ऑप्शन से कैसे चेक करते भाई, जैसे ही आपको पता चला कि C की वैल्यू है 9 यूनिट है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि 9x C की वैल्यू है और जो भी उत्तर होगा उसमें 9 का भाग जाएगा। आप अगर इतनी कैलकुलेशन नहीं करना चाहते, इससे भी बचना चाहते हैं, तो आप सीधा ऑप्शन में देखें कि कौन सा ऑप्शन 9 से कट रहा है। जब आप ऑप्शन देखेंगे ऑप्शन D भी 9 से कट रहा है, ऑप्शन C भी 9 से कट रहा है। उसके बाद आप ऑप्शन B पे आएंगे, 7 3 10 5 15 16 ये 9 से नहीं कटता। और ऑप्शन A पे आएंगे 5 2 7 2 9 ये भी 9 से कटता। तो 3 ऑप्शन आपको ऐसे मिल जाएंगे जो 9 से कट रहे हैं और आप फंस जाएंगे। इसीलिए ये बेसिक अप्रोच जानना जरूरी है। 9 की डिविजिबिलिटी से हमारा काम हो जाता जब केवल एक ऑप्शन हमें मिल रहा होता जो 9 से कट रहा होता। तो ये बेसिक सी अप्रोच थी। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपकी समझ में आई होगी। दूसरे सवाल पर लेके चलता हूँ आपको। दूसरा सवाल है इस कंसेप्ट पे जो मैं आपको समझा रहा हूँ शुरू वीडियो के शुरुआत से ही, उसी कंसेप्ट पे बेस है हमारा दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में 2 लड़कियों के नाम रीना और शालू दे रखे। रीना और शालू दे के क्लास वाली लड़कियों को याद मत करने लग जाओ। रीना और शालू एक व्यवसाय में हिस्सेदार हैं, एक व्यवसाय में पार्टनर्स हैं। रीना और शालू 2 लड़कियों के नाम है। लड़कियां भी आजकल बिजनेस कर रही हैं भाई, हिस्सेदार हैं। रीना उनमें 8 महीने के लिए, रीना लगाती है 8 महीने के लिए 35,000 रुपये, शालू 10 महीने के लिए 42,000 रुपये लगाती है और अंत में 31,570 रुपये का लाभ उन्हें टोटल होता है। रीना का हिस्सा हमसे पूछा है सवाल में। कैसे निकालेंगे रीना का हिस्सा, आइए बात करते हैं इस पर। यहाँ मेरी कलम चलेगी, वहाँ सवाल ख़त्म हो जाएगा। 2 दे रखी है रीना और शालू। जब आप पार्टनरशिप का सवाल करेंगे तो लिखना सीख लें, सवाल को कैसे लिखना है कॉपी पे, ये सीख गए तो सवाल खत्म हो जाएगा। देखिए जो भी रेशो है, रेशो अब तक हम कैसे लिखते थे, R और S था तो ऐसे रेशो लिखते थे, लेकिन इसमें हम वर्टिकल लिखेंगे। इसमें हम हॉरिजॉन्टल लिखेंगे चीज़ों को, यानी रीना की वैल्यू इसके सामने लिखते जाएंगे और शालू की जो वैल्यू होगी इसके सामने लिखेंगे। देखिए रीना के बारे में क्या बताया, 8 महीने के लिए 35,000 रुपये, 35,000 रुपये लगाती है और 8 महीने के लिए मैंने क्या बताया था, पूंजी गुणा समय। पूंजी 35,000, समय 8 महीने के लिए निवेश किया। शालू ने 10 महीने के लिए लगाए, 10 महीने के लिए लगाए 42,000 और पूंजी गुणा समय कर दिया। अब मैंने क्या बताया था आपको, इनके जो लाभ का रेशो है वो पूंजी गुणा समय के रेशो के बराबर होता है। तो इनका जब मैं रेशो निकालने लगूंगा, आप देखिए दोनों का रेशो निकालेंगे तो 3 जीरो इसमें खत्म हुई, 3 जीरो इसमें खत्म हुई। 5 से काटेंगे तो 5 7 35, 5 दूनी 10, 2 से काट दीजिए, जो 2 चौके 8, 4 से
2 चौके 8, तो 4 से ये 2 से काटिए 2 बार, 2 से कटाइए 21 बार और 7 से कटाइए 3 बार। तो आपने देखा कि अनुपात इनका मिला, रीना की वैल्यू 2 और सालू की वैल्यू 3, यानी 2:3 इनकी वैल्यू आ गई। इसे चाहो तो आप ऐसे समझ लो, रीना अनुपात सालू, रीना रेशो शालू, इनके जो प्रॉफिट का अनुपात है वो 2:3 में होना चाहिए। 2:3 में इन्हें प्रॉफिट को बांटना पड़ेगा। तो प्रॉफिट है कितना? 31,570। तो 31,570 कितने की वैल्यू है अगर आपसे पूछूं तो एक एक नियम में मैंने आपको समझाया था लिखना। 5 की वैल्यू 31,570 है, तो 5 की वैल्यू 31,570 लिखी। और जाननी कितने की वैल्यू है? रीना का हिस्सा आपको जानना है। रीना का हिस्सा है 2 यूनिट, 2 की वैल्यू आपको निकालनी है इस सवाल में। सिंपल, 5 का भाग देंगे, 5 छक्के 30, 5 तिया 15, 5 एकन 5, 5 चौके 20। जब आप इतना करेंगे आप देखेंगे कि जब 2 का गुणा होगा 4 दूनी 8। पूरी कैलकुलेशन भी नहीं करनी। देखें उत्तर में, ऑप्शन में, किस ऑप्शन के अंत में 8 है, तो एक ऑप्शन मिला, ऑप्शन बी, जिसके अंत में 8 था। केवल यूनिट डिजिट का इस्तेमाल करके मैं यहाँ अपने 5 से 6 सेकंड आराम से बचा लूँगा पेपर में। और सोचिए अगर आप एक क्वेश्चन में 5 सेकंड भी बचा रहे हैं और पेपर में आपके 50 क्वेश्चन हैं, तो 50 क्वेश्चन में कितने सेकंड बचे? 25 25, 240 सेकंड का मतलब है कि आप पेपर में 2 सवाल और एक्स्ट्रा कर सकते हैं अगर हर सवाल में 5 सेकंड भी बचाएंगे तो। चलो सीधे अगले सवाल पे। तीसरा सवाल रोहित के बारे में है, दूसरा सवाल रीना के बारे में था। रोहित के बारे में क्या है भाई? रोहित ने 75,000 रुपये के साथ एक व्यापार शुरू किया। अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर केवल रोहित ही व्यापार करता रहे तो ये सवाल ही नहीं बनेगा, क्योंकि भाई रोहित ने व्यापार किया, रोहित ने कितना ही पैसा लगाया, जितना प्रॉफिट था पूरा रोहित ने रख लिया, किसी से हिसाब ना देना ना लेना, तो सवाल ही नहीं बनता। यहाँ सवाल तभी बनेगा जब एक से ज़्यादा आदमी होंगे, तभी आपको हिसाब देने की और लेने की जरूरत पड़ेगी, तभी बंटवारे की बात होगी जब एक से ज़्यादा व्यक्ति होगा। सवाल देखो, रोहित ने 75,000 रुपये के साथ एक व्यापार शुरू किया। कुछ महीने पश्चात सिमरन 60,000 रुपये के साथ जुड़ गई। यदि वर्ष के अंत में 3:1 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, वर्ष के अंत में लाभ को 3:1 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो सिमरन रोहित से कितने महीने पश्चात जुड़ी होगी? रोहित से कितने महीने बाद सिमरन जुड़ी थी, ये आपको बताना है। सवाल में कुछ भी नहीं है। सवाल में देखिए पहले की तरह लिख लेंगे। रोहित को मैंने आर लिखा और दूसरी जो मैडम है उनका नाम है सिमरन, वो एस लिखा। रोहित ने 75,000 रुपया लगाया तो 75,000। रोहित इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, 75,000 के साथ इसने शुरुआत की। कितने महीने के लिए लगाया रोहित ने? सवाल में महीने नहीं दिए, लेकिन उसने कहा है यदि वर्ष के अंत का मतलब है कि 12 महीने तक रोहित ने लगाया ही होगा। सिंपल है, ये कॉमन सेंस से, कॉमन सवाल को पढ़ने से समझ में आ रहा है। लेकिन सिमरन ने 12 महीने के लिए नहीं लगाया, सिमरन ने लगाया है 60,000 रुपया, लेकिन सवाल ने बताया नहीं कितने महीने के लिए। तो आप कहेंगे थोड़ी देर के लिए कि एक्स कोई महीना है, मुझे नहीं पता, कुछ महीने के लिए 60,000 एक्स महीने के लिए सिमरन ने लगाए। और वर्ष के अंत में देखो, सवाल को समझ लेना, थोड़ा सा अलग सवाल है। 3:1 में बढ़ जाता है, यानी इसे 3 यूनिट मिलता है और इसे 1 यूनिट मिलता है। यहीं से सवाल दम तोड़ देगा। आप पहले इनका रेशो निकालें, इनका रेशो होना क्या चाहिए, और यहाँ जो दे रखा है सवाल में ये 3:1 दे रखा है, इसे थोड़ी देर के लिए साइड रखते हैं। यहाँ देखते हैं इसका रेशो क्या होना चाहिए था। 3 0 से 3 0 खत्म होंगे, 15 से काटेंगे 15 चौके 60 और 15 पंजे 75, यानी कि 4 से इसे काटेंगे 4 तिया 12। आप देखेंगे ये आ गया 3 × 5, ये 15 आ गया आर की वैल्यू। आप देखेंगे 15 ये कब आएगा, जब ये 15 आ गया, लेकिन यहाँ पर इसका रेशो दे रखा है 3 यूनिट, यानी कि 3 से 15 बनने के लिए आपको कितने गुणा करना पड़ेगा? आप कहेंगे साहब 5 का गुणा इसमें करना पड़ेगा, यानी कि 3 की वैल्यू 15 है, 3 यूनिट की वैल्यू सवाल के 15 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 5 के बराबर। 1 की वैल्यू 5 के बराबर, 1 का ही निकालना, यानी कि इस वाले हिस्से की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये वाली चीज़ जो है ये 5 आनी चाहिए थी। ये 5 कब आएगी? ये 5 तब आएगी अगर ये x की जगह पर 5 होता। जो x यहाँ पर दिख रहा है इसकी जगह पर अगर ये 5 होता तो ये देखिए, फिर देखिए अगर ये x ये 5 हो जाता तो ये वाली चीज़ 15 होती। रेशो x की जगह जैसे ही 5 होता तो ये 5 से कट जाता, 5 तिया 15, 5 एकन 5, जो रेशो सवाल में दे रखा है वो मुझे मिल जाता। उम्मीद है इतनी सी चीज़ आपकी समझ में आई होगी। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल देखना है कितने गुणा हुआ है उतने गुणा करके वैल्यू निकाल देनी है। x की वैल्यू 5 आई। x की वैल्यू 5 आने का मतलब क्या है कि सिमरन 5 महीने के लिए जुड़ी थी। सिमरन 5 महीने के लिए जुड़ी थी, तो कितने महीने बाद जुड़ी होगी? टोटल 12 महीने तक काम हुआ, तो सिमरन 7 महीने बाद जुड़ी होगी। टोटल 12 महीने काम हुआ था, तो 12 टोटल महीने थे, 5 महीने के लिए जुड़ी, तो 7 महीने बाद ये रोहित से 7 महीने बाद ये व्यापार में जुड़ी, यानी कि ऑप्शन ए इस सवाल का होगा सही जवाब। चौथे सवाल पर लेके चलता हूँ आपको। चौथे सवाल में और क्या नई चीज़ें हैं, नई चीज़ें क्या है सवालों में, यही हम समझेंगे। चौथा सवाल आप करने की कोशिश करें वीडियो को पॉज करके कि आप सवाल को कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि वीडियो देखने का कोई मतलब है नहीं, और अगर नहीं कर पा रहे तो आपके लिए वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही शानदार आपके लिए काम करेगी पेपर में। चौथा सवाल देखिए, ABC 3 व्यक्ति दे दिए। सिंपल मैं ऐसे लिख लूँगा जैसे मैंने बताया था। ABC तीनों को मैंने ऐसे लिखा,
देखिए इसको मैं हॉरिजॉन्टली पता क्यों लिख रहा हूँ ABC को यहाँ रेशियो को, क्योंकि जब आप ABC ऐसे लिख लेंगे ना तो उसके नीचे जब आप पेज पे लिखेंगे तो आपका पेज कम पड़ जाएगा। तो ये चीज़ किसी किताब में नहीं है, ये तो अनुभव के आधार पे आई है कि किस सवाल को कैसे लिखना है कागज़ पे। उसी से समय भी बचेगा, उससे बहुत सारी चीज़ें बचेंगी। ABC जब आप करके देखिए, जब आप करने बैठेंगे ना खुद, तो ABC ऐसे लिखिए, फिर उनकी रेशो वैल्यू को ऐसे लिखिएगा उसके नीचे, तो देखेंगे पेज कम पड़ जा रहा है, दिक्कत हो रही है कैलकुलेशन में। जब आप ऐसे लिखेंगे तो आधी समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी। ABC तीनों की वैल्यू लिखेंगे। क्या कह रहा है सवाल? सवाल कह रहा है कि ABC ने व्यापार में 5-4-3 के अनुपात में निवेश किया। सवाल बड़ा खतरनाक है, 5-4-3 के अनुपात में निवेश किया, तो 5-4-3 ये तो रेशो की वैल्यू हुई। अब सवाल कह रहा है कि 4 महीने बाद B ने 1000 रुपये अतिरिक्त जोड़ दिए। देखो ये तो इन्होंने 12 महीने के लिए लगाए थे। 12, इसमें समझ लेना, बहुत समझने वाला सवाल समझ लेना, बहुत समझने वाला सवाल है। इसमें एक छोटी सी चीज़ है समझने वाली, वो समझ में आ गई तो ये सवाल कभी गलत नहीं होगा, और नहीं समझ में आई तो ये सवाल हमेशा आपसे गलत होगा। 12 महीने के लिए लगाए 5, 4 और 3 के अनुपात में। उसके बाद क्या किया? उसके बाद क्या हुआ भाई? उसके बाद B ने 1000 रुपये अतिरिक्त निवेश कर दिए। कितने महीने बाद? 4 महीने बाद। अब फिर से B ने 4, ये तो देखो 12 महीने के लिए लगाया 5 यूनिट। ये असल वैल्यू मुझे नहीं पता, ये वाली जो 5 है, ये वाली जो 4 है, ये रेशो की वैल्यू है। तो मैं थोड़ी देर के लिए क्या कहूँगा, एक्चुअल वैल्यू के लिए मैं 5x हुआ, 4x हुआ, 3x हुआ, ये एक्चुअल रुपए की वैल्यू आ गई। मैंने कहा x पता नहीं क्या है, जब ये रेशो बनाया होगा तो किसी संख्या से कटा होगा, वो संख्या x रही होगी, तब रेशो आया होगा। तो मैंने x का सब में गुणा करा, ये रियल वैल्यू बनाई, प्लस A में कुछ नहीं जोड़ा। B ने क्या किया? B ने 1000 रुपया और लगाया, और 1000 रुपया लगाया उसने 4 महीने बाद। अगर 12 महीने तक पैसा लगाया है और 4 महीने बाद लगाया, यानी B ने 8 महीने के लिए लगाया होगा। उसके बाद C ने कुछ पैसा लगाया है, C ने लगाया है 2000 रुपया। 2000 रुपया C ने लगाया, और कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए। 8 महीने बाद लगाया C ने, मतलब 4 महीने के लिए लगाया। अब जैसे ही इन तीनों ने पैसा लगाया तो अनुपात इसमें दे रखा है कि प्रॉफिट का जो अनुपात है वो क्या है? प्रॉफिट का अनुपात है A को 15 यूनिट, B को 14 यूनिट और C को 11 यूनिट। सवाल अपना दम एकदम तोड़ देगा, यहाँ बिल्कुल घबराने की बात नहीं। अब समझिए इस सवाल को। आप देखिए ये 15 चौके, ये आ रहा है मेरा 60x। 60x, ये 60x कब आएगा? जब आपको 15 में 4x से गुणा करना पड़ेगा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 4x के बराबर है। अब क्या निकालना है मुझे सवाल में? सवाल कह रहा है C का आरंभिक निवेश क्या था। आरंभिक निवेश क्या था C का? ये 3x C का आरंभिक निवेश था, पहला वाला। बाद वाला तो पूछा नहीं, तो आपको एक x की वैल्यू चाहिए। क्या है? x की वैल्यू मिलते ही आपका सवाल हो जाएगा। अब आप तो या तो यहाँ से निकालना है x की वैल्यू, या यहाँ से या तो आप इस वाली एक्सप्रेशन से चले जाएं या इस वाली एक्सप्रेशन से चले जाएं। मैं सेकंड वाली एक्सप्रेशन से x की वैल्यू निकालूंगा। ये क्या है भाई? 14। देखिए 14 में जब 4x से गुणा करेंगे तो 14 गुणा 4x, ये बराबर कितने का होना चाहिए? क्योंकि 15 गुणा 4x इसके बराबर है, तो 14 गुणा 4x इसके बराबर होना चाहिए। ये कितना है? 12 चौके 48x प्लस के 8000। सिंपल, सवाल ने अपना दम तोड़ दिया। 14 चौके 56, और 48 जब इधर आ जाएगा, 56 में से 48 जाएंगे तो 8x की वैल्यू 8000, यानी कि 1x की वैल्यू 1000। 1x की वैल्यू 1000 का मतलब है 1 यूनिट की वैल्यू 1000 आई। सवाल आपसे जानना क्या चाह रहा है? सवाल C की आरंभिक वैल्यू जानना चाह रहा है। 3x की वैल्यू जानना चाह रहा है। 1x 1000 के बराबर है, तो 3x 3000 के बराबर होंगी, यानी कि ऑप्शन A चौथे सवाल का है सही जवाब। आइए 5वें सवाल पे। 5वें सवाल में क्या नया है, क्या अलग है, ये देख लेते हैं। मैंने कोशिश की है कि सारे तरह के सवाल मैं छू लूँ। एक वीडियो में कोशिश करता हूँ मैं कि सारा जो आपका टॉपिक है वो 20 से 25 मिनट में एक टाइप उसका कंप्लीट कम से कम हो जाए। तो पार्टनरशिप पे भी एक वीडियो और आएगी जिसमें और थोड़ा लेवल बढ़ेगा सवालों का। 5वें सवाल को देखिए, मैंने कोशिश की है कि अलग अलग वैरायटी के सवाल दे पाऊँ। एक ही तरह के 5 सवाल ले लेता तो आप भी कहते क्या भाई एक ही चीज़ पढ़ा के निकल लिए। अगला सवाल देखो 5वां, 3 व्यक्ति हैं XYZ। ये बहुत आसान सा सवाल है इसी का। एक नॉर्मल सवाल मैंने लिया, XYZ 3 व्यक्ति हैं, इन्होंने अपना व्यापार शुरू किया। 8000, 6000, 4000 क्रम से, यानी A ने 8000, B ने 6000, C ने 4000 रुपये लगाए। वे इस शर्त पर भी सहमत होते हैं कि लाभ उनके निवेश पूंजी के अनुपात में होगा। लाभ जो होगा उनकी जो निवेश पूंजी है उसी के अनुपात में लाभ होगा। निवेश पूंजी का मतलब, निवेश पूंजी के अनुपात में मतलब जब x ने 8000 लगाए, B ने 6000 लगाए, x ने y ने 6000 लगाए और z ने 4000 लगाए, तो इनका अनुपात क्या होगा? जब आप 2 से काट देंगे सबको, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, आप कहेंगे 4:3:2 में इनका लाभ बढ़ जाएगा। लाभ टोटल है कितना? 15,453। 15,453 है। ये वैल्यू है कितने की? 4 और 3 7 और 2 9 यूनिट की वैल्यू 15,453 है। और आपको निकालनी कितने यूनिट की वैल्यू है? आपको निकालनी है x का मान, यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। 9 का जवाब इसमें भाग देंगे तो 9 9 1 9, 6 बजे 64, 9 7 63, 63 1 बजे 15, 9 1 9 और 9 7 63, यानी 17 17 17 17, यानी 1717 गुणा 4, 7 चौक 28। उत्तर के लास्ट में 8 आ रहा होगा, 7 चौके 28,
उत्तर के लास्ट में 8 आएगा, यानी कि ऑप्शन डी होगा इस सवाल का सही जवाब। उम्मीद है आप ये पूरा गुणा करके देख लेंगे। इसके अलावा और क्या सिंपल ट्रिक हो सकती थी इस सवाल में? इस सवाल में ऐसा क्या हो सकता था कि मेरा थोड़ा सा समय बच जाता, तो थोड़ा सा समय बचाने के लिए इस सवाल में मैं ऐसे सोच सकता था, जैसे ही मैं इनका रेशो निकालता 4-3-2 के अनुपात में जैसे ही मुझे रेशो मिलता तो x की वैल्यू पूछी थी, यानी इस 4 की वैल्यू मुझसे पूछी थी, जो भी वैल्यू आती तो 4x का मान हम निकालते हैं। अंत में बेसिक जब आप पढ़ते हैं तो 4x का मान निकालते हैं, यानी कि जो भी उत्तर आएगा उसमें 4 का भाग जा रहा होगा। 4 का भाग कैसे चेक करेंगे भाई इस ऑप्शन में कौन से में जा रहा है? उसके लिए डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लो। इसीलिए मैंने बताया था अगर लॉजिक से ट्रिक निकालनी है तो डिविजिबिलिटी आपको रटे रहने चाहिए, आपको एकदम घोट के भी जाना है डिविजिबिलिटी रूल। वो वीडियो जाके देख लो डिविजिबिलिटी रूल वाली, मज़ा आ जाएगा। उसके बाद सवालों में दम नहीं बचेगा। आप देखेंगे 4 का भाग जाएगा, किस ऑप्शन में 4 का भाग जाता है देख के बता देंगे। ए में 4 का भाग नहीं जाता, बी में 4 का भाग जाता है, सी में आप देखेंगे सी में 4 का भाग नहीं जाता। उसके बाद बचा ऑप्शन डी में आपने देखा इसमें भी 4 का भाग जाता है। तो केवल 4 के भाग के आधार पर आप 2 ऑप्शंस को खारिज कर देते। मान लीजिए पेपर में आपको सवाल करना ही नहीं आ रहा, कोई सवाल ऐसा आ गया आपसे हो ही नहीं रहा, लेकिन आपको एक चीज़ समझ में आई कि इस क्वेश्चन में इस वाली संख्या का भाग जाएगा इसके उत्तर में, क्योंकि मान लीजिए 9 यूनिट की वैल्यू 4 यूनिट की वैल्यू, जैसे यही सवाल है, ये आपसे नहीं बन रहा पेपर में, तो आपको इतना समझ में आ गया कि उत्तर में 4 का भाग जाएगा, तो आप 2 ऑप्शन गलत कर दिए, 2 ऑप्शन आपके पास बचे। अब आप अगर तुक्का मारेंगे तो तुक्का के सही होने के चांस आपके बहुत ज़्यादा हो गए। 4 ऑप्शन में तुक्का मारते तो 25% चांस है, 2 में मारोगे तो आपके 50% चांस है आपके क्वेश्चन के सही होने के। और पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी अगर हो और 2 ऑप्शन आपने गलत कर दिए, तब भी 2 में से 1 पे तुक्का मार के आने में आपका फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। ये चीज़ मुझे लगता है आपकी समझ में आई होगी। इन्हीं सब बातों के साथ आज की वीडियो हम खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नई बातें, कुछ नए कंसेप्ट और कुछ नए सवाल लेकर। तभी तक सभी साथियों को जय हिंद। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, स्टूडेंट तक पहुंचा दीजिए, ताकि मेरी मेहनत भी सफल हो जाए, मुझे भी मोटिवेशन मिले और वीडियोज़ बनाने का। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।